नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जमीनी विवाद में हुए हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने समरणालय परिसर में शव को रखकर घंटों किया प्रदर्शन। लंगट सिंह महाविद्यालय के 123वें स्थापना दिवस पर श्रम संसाधन मंत्री महाविद्यालय परिसर में किए वृक्षारोपण। और मिठनपुरा में जलजमाव से परेशान लोगों द्वारा सड़क जाम किए जाने के बाद मेयर और नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समरणालय में शव को रखकर प्रदर्शन किया। जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो जाने के बाद शनिवार को परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के शव को डीएम कार्यालय व एसएसपी कार्यालय के बाहर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। दरअसल पूरा मामला जिले के कटरा थाना क्षेत्र की है, जहां लखनपुर गांव में जमीनी विवाद में दिनेश ठाकुर को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान दिनेश की मौत हो गई। जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से आक्रोशित परिजनों द्वारा पहले मृतक के शव को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां से पुलिस द्वारा हटा दिए जाने पर शव को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव को लेकर नहीं जाएंगे। समरणालय में शव को देख काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजन न्याय की मांग कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार बाहर निकल पीड़ितों से मिले और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि कटरा थाना मामले पर सुनवाई नहीं लेती है। वर्षों से विवाद चला आ रहा है और धारा 144 लगा हुआ है। दूसरा पक्ष जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में है। मजबूरन हम लोगों को विरोध करना पड़ा तो व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। भगा दिया लूटकार के सबके। अच्छा, हमको यहाँ उम्मीद है कि यहाँ हमको न्याय मिलेगा। क्या हुआ, क्या था? हम लोग सर, ये हमारे जीजा जी, हम लोग अपने घर पे थे, हम लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। से इतना मालूम है कि लाठी लठोल दोनों मारपीट किए, जमीनी मैटर था, समझ गए। वही के चक्कर में इनको रॉड से मारा गया है, पैर फ्रैक्चर कर दिया, ब्रेन। तो इनका दाह संस्कार आप लोग गाँव ले जा करते हैं, यहाँ लाने से क्या दाह संस्कार हो जाता, समझ गए सर। लेकिन यहाँ जो है कटरा थाना पर मेरा 2 भगना गया, एफआईआर ले गया डीएमसीएच से, जो मांगा कि डीएमसीएच का हमको रिपोर्ट चाहिए, तो लेके गया जमा करने के लिए। वो जमा करने के बजाय उनको जो है से अरेस्ट कर लिया, समझ गए। आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? आगे यही चाहते हैं कि उन दोनों का अपना जो है से रिहाई करे और इनका जो है जो मर्डर किया है उसको जल्दी जो है सजा मिले। भी किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? किसी की भी नहीं हुआ, सब वो लोग फरार है। एसडीओ ने बताया कि परिजनों को समझा दिया गया है, कटरा थाना कार्रवाई करेगी। ये एक कटरा थाने अंतर्गत एक मारपीट की घटना घटी थी। चूँकि लगता है घायल ज़्यादा हो गया था तो इनको पीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया था। पीएमसीएच में इनका डेथ हो गया तो इन्होंने अज्ञानतावश बॉडी को लेकर के यहाँ पर आ गए हैं इनके परिजन। उनको समझा बुझा दिया गया है कि आप जाएं और बॉडी का डिस्पोजल करें। कटरा थाना जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेगी। पूरे मामले पर नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि परिजनों को समझ में नहीं आया था, उसे किसी ने बरगला दिया है। पटना से फर्द बयान की कॉपी आने के बाद यहाँ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कोई मारपीट हुई थी जिसके इलाज के क्रम में पीएमसीएच में मृत्यु हो गया है। इन लोगों को लगता है बरगला दिया है और सीधे यहाँ कलेक्ट्रेट लेके चला आया है। इसको फिर बताया गया है कि नहीं, आपका पेपर जाएगा, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, फर्द बयान हुआ है, वो कटरा थाना जाएगा, वहीं पे प्राथमिकी दर्ज होगा। कोई डिमांड नहीं। उन लोगों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई, तो पुलिस कार्रवाई तो जब वहाँ से पेपर आएगा प्राथमिकी दर्ज होगा। ये कोई कहने की बात है? वहाँ मरा है, वहाँ पेपर जाएगा तब ना। कहने के लिए तो कोई भी आदमी कुछ कह सकता है। समरणालय परिसर में सब जलाने की बात कर रहे थे, लीगल कार्रवाई होगा। ऐसा करेंगे तो लीगल कार्रवाई होगा। जब उनको बताया गया तो हम कहें ना कि कोई बरगला दिया है,
बरगलाने वालों की कमी नहीं ना है। लंगट सिंह महाविद्यालय के 123वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री जीवेश कुमार। इस दौरान मंत्री ने सोलर प्लांट का उद्घाटन भी किया। लंगट सिंह महाविद्यालय के 123वें स्थापना के अवसर पर शनिवार को जिले में पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने पौधारोपण कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, LS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय सहित शिक्षक और शिक्षेत्र कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले NCC कैंडिडेट्स ने श्रम संसाधन मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। मंत्री ने कहा कि संभवतः यह बिहार का पहला महाविद्यालय है जो सोलर पावर से चलेगा। देश के अंदर बिहार पहला राज्य है और हम समझते हैं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जी, जो कुशल अकुशल मजदूर जो प्रवासी थे उनके रोजगार पर भी एक है कि उनको दिशा में किस अरे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने शुरू किया है। जो हुनरबाज लोग हैं, जो कुशल लोग हैं, जिसका पिछले साल हम लोगों ने बिहार के अंदर मैपिंग कराया था और 9.5 लाख लोग ऐसे निकले थे, उनको मद्देनज़र, उनको देखते हुए बिहार की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने लॉन्च किया है। उद्योग विभाग इसका नोडल विभाग है और इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन हम देंगे, जिसमें 5 लाख पूरा अनुदान होगा और 5 लाख रुपए आसान 84 किस्त में उनको लौटाना है और जिसमें अति पिछड़ा दलित समाज को किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं को भी कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनको 1% का नॉमिनल ब्याज इसमें पे करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री मदन सहनी द्वारा दिए गए बयान के बाद बिहार की राजनीतिक गरमाई। इन दिनों बिहार की राजनीति में बयानों का बाजार गर्म है। वहीं शनिवार को बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मुजफ्फरपुर में दौरे के दौरान एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के दिए गए बयान के पर सवाल पूछने पर जदयू मंत्री मदन सहनी ने कहा कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं है, ना कि अधिकारी से तालमेल बैठाएंगे। वह अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीमा में रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री पूछने वाले कौन होते हैं, उनको 2 विभाग मिला हुआ है, इसलिए वह ज्यादा खुश हैं। और सिर्फ अपोलो का जो उद्घाटन समारोह में आए, इसी से संबंधित बात करेंगे। इसके अलावा जो भी बात करना होगा हमने पहले ही बोल चुके हैं और यहाँ से हम अभी पटना जाएंगे तो उसके बाद फिर निर्णय लेंगे। जीवेश मिश्रा जी का एक बयान आया, हम उसी पर प्रतिक्रिया चाह रहे थे कि अधिकारियों से तालमेल जो है बेहतर नहीं बैठ पाने की वजह से। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम दलाल नहीं ना हैं जो हम तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने आप तक सीमित रखे। उन्होंने कहा कोई दूसरा मामला होगा, इसलिए वो इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। हम उनको जानते हैं, हमारे जिला के हैं। जिस धंधा से वो जुड़े रहे ना, उस धंधा के हम उससे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो भी दवा धंधा से आए हैं, उनको अपना सीमा में रहना चाहिए। स्थानांतरण को लेकर मंत्री जी को क्या परेशानी? उनको 2 विभाग मिला हुआ है, वो ज़्यादा खुश हैं और हमको ये जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन जो वो बोले हैं प्रमाण, तो प्रमाण पत्र लेने वाले हमसे कौन होते हैं? संचिका मुख्य सचिव तक पहुंचा हुआ है, उसको इसका 2 दिन से क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं? वहीं जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, वहां पर अफसरशाही बिल्कुल नहीं हो सकता है कि उनके किसी और मामले में अधिकारियों से नहीं बन रही होगी। दरअसल भाजपा और जदयू के दोनों मंत्रियों के बीच तल्खियां इतनी बढ़ चुकी हैं, उन्हें सीमा में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। जदयू के मंत्री मदन सहनी का यह बयान कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल मचाने के लिए काफी है। ये उनका विचार है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। लेकिन आपने अगर प्रश्न कर ही दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विभागों को संभालने का दायित्व तो मुझे मिला है, उन विभागों में किसी प्रकार की कोई अफसरशाही नहीं है। उन विभागों में केवल जनता का राज है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि है वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी विभाग में हो सकता है, अब घर है तो नोकझोंक किसी विषयों को लेकर के, किन्हीं विषयों को लेकर के हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं कि सरकार में अफसरशाही है। सरकार
चुने हुए ये जनता की सरकार है। और एसकेएमसीएच स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को 300 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक निर्माण कराया जाएगा। सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। टाटा मेमोरियल सेंटर और बिहार सरकार के बीच मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में कैंसर अस्पताल बनाने को लेकर करार हुआ है। कैंसर अस्पताल को लेकर हुई इस समझौते के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, टाटा मेमोरियल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी और मुजफ्फरपुर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर रविकांत सिंह मौजूद रहे। टाटा मेमोरियल सेंटर और बिहार सरकार के बीच जो समझौता हुआ है उसमें मुख्य बातें यह है कि बिहार सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच परिसर में दी गई 15 एकड़ जमीन पर 300 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। यह अस्पताल और अनुसंधान केंद्र 150 बेड का होगा। यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसी चिकित्सा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा यहाँ फिलोसफी के जरिए MS, MD, MCH, DM जैसे शिक्षण कार्यक्रम भी स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में फैब्रिकेटेड मटेरियल से एक मिनी अस्पताल का निर्माण कराया गया है जो सभी तरह के सुविधाओं से युक्त है। यहाँ कैंसर के मरीजों का जांच भी किया जा रहा है। टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। उत्तर बिहार के दूरदराज के मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार द्वारा इस अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कोर्स के UG और PG करने का आदेश दिया जाएगा। डॉक्टर और नर्स के लिए ऑन्कोलॉजी परीक्षण की शुरुआत भी की जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल को आर्थिक रूप से मदद भी करेगा। टाटा मेमोरियल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि बिहार सरकार के साथ MOU साइन हुआ है जिसमें अगले 2 सालों में टाटा मेमोरियल सेंटर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में 150 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने वाला है। सरकसर के द्वारा 15 एकड़ जमीन भी दी गई है। अगले 10 से 15 सालों तक बिहार के मरीजों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मरीजों को सभी सुविधा एसकेएमसीएच स्थित अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जाएगी। जो MOU हुआ है बिहार गवर्नमेंट के साथ, उसमें ये स्पष्ट है कि टाटा मेमोरियल सेंटर जो है अगले 2 सालों में एक बड़ा अस्पताल 150 बेडेड अस्पताल बनाने वाला है। और उस अस्पताल का प्रारूप ऐसा है कि 10-15 साल तक बिहार के मरीज़ों को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है कैंसर की, वैसे ही लोड बढ़ने वाला है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमें और भी ज़मीन मिलेगी और हम धीरे धीरे करके 10-15 साल बाद उसको एक्सपैंड कर पाएंगे और विशाल स्वरूप दे सकेंगे आगे के मरीज़ों को, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। अभी तो 150 बेड्स का है, भविष्य में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो रेडियोथेरेपी की सुविधा है वो मेरे ख्याल से पूरे बिहार में सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा होगी। और क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज रहेंगी? यहाँ पे सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी रहेंगी, कीमोथेरेपी की फैसिलिटी रहेगी। उसके अलावा पेट स्कैन वगैरह बहुत महंगा पड़ता है, वो पेट स्कैन भी यहाँ पे होगा। और पैलिएटिव केयर है, रिहैबिलिटेशन है। सबसे ज़रूरी ये है कि हम टीचिंग प्रोग्राम करेंगे। कैंसर के लिए जो मैन पावर चाहिए वो भी हम तैयार करेंगे यहाँ पे। MOU में यही बेसिक पॉइंट है कि टाटा मेमोरियल सेंटर क्या क्या करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया, टाटा मेमोरियल सेंटर की जो रोल है, बिहार गवर्नमेंट से जो रोल है वो ये है कि 15 एकड़ की जमीन देंगे। बालूघाट मोहल्ले में विगत 15 दिनों से जमे बारिश के पानी के कारण मोहल्ले के लोग नारकीय स्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बालूघाट मोहल्ले में 15 दिनों से बारिश का पानी जमा है। इससे मोहल्ले वासी काफी परेशान हो गए हैं, जिस वजह से महिलाएं एवं बच्चे घरों में कैद हैं। यह समस्या सिर्फ बालूघाट मोहल्ले के लोगों की नहीं है, बल्कि शहर के आधा दर्जन वार्ड में रहने वाले लोगों की भी है, जो जलजमाव के कारण नारकीय हालत में जीने को मजबूर है। उनकी परेशानी का समाधान न सांसद, ना ही विधायक और ना ही नगर निगम के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर रहे हैं। दरअसल बालूघाट के अलावे लकड़ी ढाई, आश्रम घाट, चंदवाड़ा, अमरूद बागान, फैज कॉलोनी समेत कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां बारिश की शुरुआत होते ही पानी जमा हो जाता है और 2 माह तक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। बांध के नीचे नदी की पेटी में घर बनाते समय इन लोगों को इस बात की पूरी जानकारी रहती है
कि बारिश के समय जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा और नाला निकासी के लिए बनाए गए स्लूइस गेट बंद कर दिए जाएंगे तो नाले के पानी के साथ साथ बारिश का पानी और नदियां का बढ़ता जलस्तर इनके घरों को हर साल डुबोएगा। यह समस्या कई सालों से है। कुछ मोहल्लों में नालियां बनी पर उससे होकर पानी नहीं निकल रहे। ऐसे में नाला के रहने या नहीं रहने की बात बराबर है। जमा पानी कुछ दिनों में काला पड़ जाता है। इससे वहां महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। लेकिन इन मोहल्लों से जमा पानी निकालने का निगम के पास कोई प्लान नहीं है। विरोध होने पर पाइपिंग सेंट लगाकर पानी निकाला जाता है, लेकिन हल्की बारिश होते ही फिर से पानी जमा हो जाता है। कि बाढ़ में हर साल जो है जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, अभी वार्ड 16 में खासकर लकड़ी ढाई की हम अगर बात करें तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम होता है कि हर साल जो है बाढ़ की समस्या से हम लोग पूरी तरह से जो है मतलब अपना सब कुछ समझिए तो हर साल बर्बाद हो जाता है हमारा। हर साल अगर हम लोग कोशिश भी करते हैं कि कुछ जमा पूंजी करके कुछ अपना काम करें, लेकिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। नगर निगम को जो टैक्स दिया जाता है, टैक्स की ज़्यादा से मान लीजिए सड़क अच्छी मिले या फिर कुछ बेहतर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा नाला वगैरह भी जो है सब कुछ जाम हो जाता है और उसके बाद कहीं कहीं आपको घुटने से थोड़ा नीचे और कहीं कहीं घुटना भर पानी रहता है। अब ऐसे कंडीशन में आदमी घर में भी नहीं जा सकता, काम के लिए निकल नहीं सकता है। आप देख रहे होंगे इधर देखिए किस तरह का स्थिति आपको दिख रहा है। दीवार में पूरा एकदम जो है काई लग के एकदम ख़त्म हो गया हुआ है। इसमें तरह तरह का बीमारी होगा और स्थिति ऐसी है जो पानी जम जाता है। अगर मान लीजिए सूख भी गया, पंप सेट लगा के अगर निकलवा दी गया अगर मोहल्ला वासी, क्योंकि नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था तो है नहीं। 2 महीने 3 महीने घर छोड़ के बाहर रहते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं, आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सरकार द्वारा ये दावा किया जाता है कि हम हर संभव मदद कर रहे हैं पंचायती क्षेत्र में, मगर नगर निगम क्षेत्र में आप लोग को किस तरह का लाभ मिलता है? कोई फायदा मिलता है? फायदा तो कुछ अभी मिलता नहीं है। हम लोग भी टैक्स भरते हैं, टैक्स आ जाते हैं, लेकिन बाढ़ के समय में कोई कुछ फायदा नहीं मिलता है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। नगर निगम से आप लोग को कोई मदद अभी नहीं मिली है? वार्ड पार्षद द्वारा कोई सहायता? अभी तो लोग भी अपने ही काम में व्यस्त है, कहीं भी हम लोग बोले भी नहीं गए हैं। जो भी दिक्कत हम लोग खुद देखते हैं, खुद करते हैं। अभी आप लोग कैसे घर में जाते हैं, या घर में जाते हैं या फिर दूसरे जगह अपना ठिकाना बना रखे हैं? यार इससे थोड़ा कम था तो तैर के चल जाते थे हेलकर, अभी थोड़ा ऊंचे स्थान मतलब बांध की तरफ जा रहा है। सब लोग परिवार के घर छोड़ दिए हैं? अभी घर छोड़ दिए, बंद किए हुए हैं। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने कहा है कि नदी का जलस्तर घटने पर स्लूइस गेट खोल दिया जाएगा, जिससे कि इन मोहल्लों में लगा पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। बाढ़ का हमने भी आपके न्यूज़ में आपके द्वारा जानकारी मिली कि बाढ़ की पानी शहर में आ रही है। तो एक है आपको वार्ड 16 में, वहाँ भी ये फाटक लगी हुई है और सब जगह प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। अभी जानकारी मिली है आपके द्वारा, उस पर हम लोग जिला प्रशासन से और हमारे नगर आयुक्त महोदय जो भी निकले हैं इसी काम के लिए निकले हैं, हम लोग दिखवा लेते हैं इसमें। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति रोड में कल देर रात चोरों ने दरवाजे पर खड़ी ऑल्टो कार चोरी कर ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति रोड स्थित दरवाजे पर खड़ा गीता देवी का ऑल्टो कार चोरी कर ले गए। चोरी की सारी वारदात पड़ोसी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने अय्यापुर थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। घटना के संबंध में पीड़ित राजीव रंजन ने बताया कि प्रतिदिन की तरह कल रात भी दरवाजे पर कार खड़ी कर सिक्कर से लॉक कर दिया। वहीं आज सुबह अचानक दरवाजे से कार गायब था, जिसके बाद पड़ोस में लगे सीसीटीवी को खंगालने पर चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी में दिखी, जिसके बाद उन्होंने अय्यापुर थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। क्रम में है मेरी गाड़ी ऑल्टो जो मेरे घर के बाहर में लगी रहती है, वो 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में चोरी हुई है गाड़ी। वो मेरे मकान के सामने सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें दिखा रहा है एक शख्स मेरे गाड़ी की डिग्गी खोल के घुस रहा है। वो समय है 2:37 पर। गाड़ी कब यहाँ खड़ा किया था? गाड़ी तो मेरी रोज़ रात को खड़ी रहती थी, मतलब अपना घर है, घर के सामने खड़ी रहती थी गाड़ी। तो सिक्कर ऊपर भी लगा? हाँ सिक्कर भी सिक्कर है अभी? हाँ सिक्कर भी लगा हुआ है। क्या काटा गया कि क्या तोड़ा गया? काटा गया है, देख कर तो नहीं लग रहा वही उसी तरह काटा गया है। किसके नाम से गाड़ी है? गाड़ी गीता देव के नाम से। उसका नंबर क्या होगा? BR06 CD 3667। कंप्लेन वगैरह की है? हाँ कंप्लेन कर दिया थाना में। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि गाड़ी की खोजबीन होगी।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा में जलजमाव से परेशान लोगों द्वारा सड़क जाम किए जाने के बाद मेयर और नगर आयुक्त ने सड़क का निरीक्षण कर कॉन्ट्रैक्टर को अल्टीमेटम दिया। शहर के मिठनपुरा इलाके में जलजमाव से त्रस्त मोहल्ले वासियों द्वारा बीते दिनों सड़क जाम कर प्रदर्शन किए जाने के बाद नगर निगम की नींद शनिवार को खुली। मेयर सुरेश कुमार और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने स्थल निरीक्षण किया और निरीक्षण के उपरांत मेयर सुरेश कुमार ने इंजीनियर अरुण कुमार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द निर्माण कार्य कंप्लीट करने का निर्देश दिया। साथ ही मिठनपुरा चौक पर बनाए गए कल्वर्ट के संपर्क पथ को सही से बनाने का निर्देश भी दिया। मिठनपुरा चौक पर जो कल्वर्ट बना है आरसी के द्वारा बनाया गया है, वो हम स्वयं निरीक्षण किए हैं। उसका पहली बात तो कल्वर्ट बनाने के कारण पूरा वार्ड 33, 32, 31 का सारा पानी अवरुद्ध से हो गया था। और वो काम भी लापरवाही पूर्वक कर रहा है, सिलसिला पूर्वक कर रहा है। हमने उस दिन देखा भी है, उनके एक्सिक्यूटिव से बात भी किया है। सम अरुण जी नाम थे, उन्होंने कहा कि मैं आवेदन करवाता हूँ। चूँकि कल्वर्ट इतना ऊंचा कर दिया गया है, अब बताइए जो स्कूल खुलेगा वो बेला साइड का इधर खुलेगा तो कैसे बचा जाएगा। वो पहुँच पथ का नियम होता है, जो रोड है उसको लेवल में मिलाना दोनों साइड, वो मिलाया नहीं है। उसके लिए मैंने संज्ञान लिया हूँ और नगर से बात किया है, विलम्ब उसको कार्रवाई करेंगे। उसको तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा? तोड़ना नहीं है, उसकी पहुँच पथ उसको बढ़िया से बनाए जो जनता को दिक्कत ना हो। अय्यापुर थाना की पुलिस द्वारा गांजा बरामद मामले में गिरफ्तार जेल भेजे जाने के बाद आरोपी लाल बाबू का परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। बीते कुछ दिन पूर्व अय्यापुर पुलिस द्वारा स्मैक व गांजा बरामद मामले में बड़ा जगन्नाथ निवासी आरोपी लाल बाबू को जेल भेजे जाने के बाद न्याय के लिए दर-दर परिजन भटक रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अय्यापुर पुलिस के द्वारा जबरन लाल बाबू को घर से उठाकर ले जाया गया है। नहीं कोई साक्ष्य मिलने पर 4-5 पुड़िया स्मैक सटाकर जेल भेज दिया गया। परिजनों का आरोप यह भी है कि लाल बाबू की बेरहमी से पिटाई की गई। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद मानवाधिकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में अय्यापुर थानाध्यक्ष से पूछताछ की थी। साथ ही टीम ने जेल जाकर पीड़ित से भी मामले की जानकारी ली थी। अब लाल बाबू के परिजनों का कहना है कि छोटे-छोटे 4 बच्चा है, इसका देखभाल कौन करेगा। घर में कमाने वाला एकमात्र वही था। लाल बाबू के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। इसलिए है कि रात को 10 बजे भाई साहब गाड़ी चला करके आए, दरवाजे पे गाड़ी लगाए और गाड़ी लगा करके हाथ पैर धो करके बैठे खटिया पे खाना खाने के लिए। भाभी खाना ला के दी और जैसे पानी लाने गए उतने में गाड़ी इसमें बहुत मेरे घर के सामने से क्रॉस किया स्पीड में। छोटा गाड़ी था जिसमें नंबर प्लेट लगा हुआ नहीं था, वाइट कलर का गाड़ी था। और जस्ट 1 मिनट में फिर रिटर्न गाड़ी आया और भाई साहब खा रहे थे, उतने में गाड़ी लगाया। 4 आदमी जीन्स पैंट पहने हुए थे, टी-शर्ट पहने हुए थे और दोनों तरफ से 2-2 आदमी पकड़ के गाड़ी में बैठा लिए। उतने में भाभी जैसे हल्ला की कि आप लोग कौन है, क्यों ले जा रहे हैं इनको। तो अभद्र गाली दे करके हमारे भाभी को धक्का दे करके भगा दिए पुलिस वाले। और जब जाके गांव समाज में हल्ला हुआ कौन ले गया, तो फिर जैसे हम सुबह में थाना में गए तो जैसे चंदन मुंशी जो है थाना के उसमें रहते हैं, वही बोले कि बोलो हम खुद से जा कर के पकड़ के लाए हैं इसको। तो हम पूछे उनसे कि किस केस में पकड़ के लाए हैं, कोई अगर केस उस है, चाहे कोई आवेदन है, चाहे कुछ है तो बताइए हमको कि कौन केस में लाए हैं। तो कोई केस में लाए तुमको से क्या मतलब है, जो केस ऐसे लगेगा बोलो। 4 दिन थाना में रखे, बहुत टॉर्चर किए, बहुत मारे उनको
और 4 दिन के बाद हम लोग बोले, तब जा कर के उनको जैसे कोर्ट में पेश किए हैं। कोर्ट में पेश किए तो वहाँ जा कर के जैसे वहाँ पूछे, वहाँ हम लोग तो वह दिखाए तो बहुत खून चू रहा था उनको अति पीछे से, कमर उमर पर पूरा निशान था मार का। और जैसे अब तब कोई केस नहीं बना तो उनको स्मैक से हटा करके और जेल उनको भेज दिया गया। आज तक वो कभी स्मैक देखे नहीं, कभी छुए नहीं। और हम लोग बोले कि अगर जांच कराइए, कभी वो स्मैक पीते होंगे तो उनको जो जांच होता है वो जांच करा करके अगला कोई जैसे दोषी अगर है तो उनको सज़ा दिया जाएगा। ये आज तक अभी स्मैक वो देखे नहीं है और स्मैक के केस में उनको जैसे जेल भेज दिया गया है। आगे आप परिजन क्या चाह रहे हैं? परिजन हम लोग का यही चाह रहे हैं कि छोटे 2-3 को धिया पुता है, घर में कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, खाना पीना का भी दिक्कत है, सब घर में कोई आउटी आमदनी भी नहीं है, इसलिए कि जो है इसका छानबीन हुआ जाए। और कहते हैं नकल में अभी हम जो है देखे हैं कि बोल रहे हैं कि उनको पॉकेट से 5 पुड़िया स्मैक निकला है। तो हमारे भाई साहब के दरवाज़ा पर से जंघिया में और गंजी में उठा के ले गए। तो जंघिया गंजी में तो पॉकेट होता नहीं है, तो पॉकेट में से स्मैक निकला कैसे? 0 माइल चौक स्थित निजी होटल के सभागार में होने वाली आशीर्वाद यात्रा को लेकर विशेष बैठक की गई। शनिवार को 0 माइल चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में जिला लोजपा के कार्यकर्ताओं ने अहम बैठक की, जिसमें आगामी 5 जुलाई को निकाले जाने वाली आशीर्वाद यात्रा पर विशेष चर्चा की। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सिंह, पार्टी प्रत्याशी विजय सिंह, प्रदेश कमेटी हरिराम मिश्र, विदेश महासचिव विनीता सिंह, राष्ट्रीय युवा सचिव उमाशंकर यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सिंह व युवा राष्ट्रीय सचिव उमाशंकर यादव ने बताया कि आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निकाले जा रहे आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने को लेकर आज यह बैठक की गई है, जिसमें जिले से काफी संख्या में समर्थक स्वागत के लिए हाजीपुर जाएंगे। आज हम लोग कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी, युवा लोक जनशक्ति पार्टी, सारे लोग मिलकर बैठक है जो 5 तारीख के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो रामविलास जी का जो कर्म भूमि है हाजीपुर में, वहाँ से आशीर्वाद यात्रा जो स्टार्ट होगा, इसी का बैठक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ से गाड़ी बस लोग उनके स्वागत में मुजफ्फरपुर से लोग वहाँ पहुँचेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है पहले से बिहार के विकास के लिए बिहार फर्स्ट, उसको लेकर हर जिले में जाएंगे और अपने एजेंडा को जनता के सामने में रखकर और लोजपा को मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में हम लोग 5 तारीख को हाजीपुर जाने की तैयारी के लिए यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश, जिला और युवा लोजपा के पदाधिकारी की बैठक आज यहाँ हो रही है और यहाँ से लगभग 100 से 125 गाड़ियाँ और लगभग 4-5 बस जा रही है हाजीपुर। समरनालय में इंसाफ के लिए 3 दिनों से अनशन पर बैठा विनय मंडल ने जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होता देख मजबूरन अनशन समाप्त कर दिया। गायघाट थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने को लेकर पिछले 3 दिनों से समरनालय स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग गटोली ग्राम निवासी विनय मंडल ने शनिवार को अपना अनशन समाप्त किया है। विनय मंडल का कहना है कि 3 महीने से गांव के दबंगों द्वारा उनके घर को तोड़ दिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने गायघाट थाना को दी। साथ ही अंचलाधिकारी को भी अपनी जमीन के कागज से अवगत कराया। इसके बावजूद दबंगों के मेल में आकर यह लोग आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारियों से पूर्व में न्याय की गुहार लगाई थी और न्याय नहीं मिलता देख से आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन यहाँ 3 दिनों से अनशन पर बैठने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन अनशन समाप्त कर आगे की रणनीति तय कर आंदोलन किया जाएगा। हो गए जी, क्या मामला ये है कि मेरा घर का खपरा फूट गया, जिसपे अल्वेस्टर चढ़ाने के आरोप में 50 रुपये रंगदारी टैक्स मांग रहा है, जिसके आलोक में हम थाना प्रभारी सीओ साहब, एसडीओ साहब, श्री जिलाधिकारी के अनुमति में मैं दे रखा हूँ। उस पर कार्रवाई न होने के कारण मैं 3 दिन से धरना पे हूँ। अभी कोई ऊंचे पदाधिकारी नहीं आ सके और उल्टा धमकी आता है कि यहाँ से चले जाओ। मैं मजबूर होकर श्रीमान के चरणों में आज आवेदन दिया हूँ कि अगर मेरे 2 दिन में और न्याय नहीं मिला, मैं धरना तोड़ रहा हूँ
अगर 2 दिन में न्याय नहीं मिला तो मैं अपना आत्मद्रोही ध्यान करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।